तो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और 9th और 10th के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और यह क्लास 4 है। ज्योमेट्री का क्लास नंबर क्या है? चौथा क्लास है। 9th और 10th के लिए है। क्लास नंबर क्या हो जाएगा? 4। चलिए, हम लोग पढ़े थे भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। 3 प्रकार होते हैं: समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब यह है कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल। मतलब एंगल के आधार पर त्रिभुज के भी 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अंग्रेजी क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ठीक है। मतलब वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, मतलब न्यून कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ऐसे एक त्रिभुज बनाए हैं ABC। तो इसमें तो कोण का मतलब ये होता है, कोण से होता है। AB 60 सब 60 से कम है, सॉरी 90 से कम है। चाहे 70 भी रहा था, चाहे 80 भी रहा था, ठीक है, 89 भी रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा है समकोण त्रिभुज। आगे जो चैप्टर आने वाला है हम लोग को, जो क्या कहते हैं, जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा ना तो सारा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो वहाँ आप इन्हें पूछेगा सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो जाए, मतलब एक कोण यहाँ 90 का हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समझे कि नहीं? और अधिकोण त्रिभुज यहाँ देखिए, एकदम जहाँ सीधी रेखा खड़ी हो, इस लाइन पर वहाँ पर 90 का कोण बनता है। ठीक है। और तीसरा अधिकोण त्रिभुज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आइए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर सीधे खड़ा होता तो 90 हो जाता, इधर है मतलब 90 से बड़ा है, और यहाँ जो लाइन आएगी ना, इसे ये 180 का लाइन होता है, सीधी रेखा, तो 180 से कम में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहते हैं बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बातें याद रखना है, ऐसे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है। मतलब किसी भी त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज हो, जैसे तुम्हारा समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिकोण त्रिभुज, तीनों कोणों को जब जोड़ेगा तो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज, सब पहले बताए थे, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर होता है। इसका समबाहु त्रिभुज का। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 6 18। ठीक है। जिस त्रिभुज की आधारभूत संकल्पना है, कॉन्सेप्ट अनुसार लगा हुआ है, संकल्पना है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब विचारधारा है, उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगी। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। देखिए, सर्वांगसम आकृतियाँ। अब सर्वांगसम आकृति किसे कहेंगे? आकृति मतलब वही जो चित्र है, क्या एक आकृति है, तो सर्वांगसम आकृति किसको बोलेंगे? तो 2 आकृतियाँ, सर्वांगसम होने के लिए 2 आकृति चाहिए होता है। 2 आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है। कब? यदि वे समान आकृति और समान आकार के हो। मतलब जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज हो और बराबर माप का हो, मान लीजिए 5 होते हैं, ये 5 होता है, दूसरे का भी 5 होना चाहिए, तो उसके भुजा भी बराबर होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब सर्वांगसम से क्या तात्पर्य है? तो सर्वांगसम किसको कहेंगे? मतलब 2 आकृतियाँ एक दूसरे के संगत तथा आकार एवं आकृति में बराबर होना चाहिए। मतलब उसका साथ वाला भुजा, संगत मतलब साथ वाला, और आकार एक आकार का होना चाहिए आकृति में, मतलब फिगर में, तो उसको क्या बोलेंगे?
सर्वांगसम उसको समझेंगे। अब उदाहरण के लिए समान त्रिज्या के दो वृत्त, और कोई भी वृत्त, दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे? यदि उसका रेडियस त्रिज्या क्या होगा, बराबर हो जाए। मान लीजिए त्रिज्या है आर, ये भी 5 ये भी 5, तो दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। चल क्वेश्चन बैंक देखा तो उसमें था सवाल था कि दो त्रिज्या, दो वृत्त क्या होते हैं, दो वृत्त ऐसे समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए उनकी त्रिज्या को बराबर होना पड़ता है। अब समान भुजाओं के वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। मतलब अगर बराबर भुजा है और तो कोई भी वर्ग कब सर्वांगसम होगा, अगर उसकी भुजा बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं यह 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ऐसे वर्ग है तो सारा भुजा बराबर ही होता है। अगर यह 5 है तो ये भी 5 आपको होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और यह 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। नाम आप लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। मतलब वर्ग है तो सारे के सारे भुजा बराबर होती है, समझे कि नहीं। वर्ग में क्या होता है, सारा भुजा बराबर होता है। अब त्रिभुज की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिंगल, अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस आर छूट गया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिंगल। अब देखिए त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए कुछ बातें ध्यान रखना है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, कब सर्वांगसम होंगे, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, यदि एक त्रिभुज की संगत भुजा है और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर हो। जैसे यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, मतलब कब सर्वांगसम होगा, जब पी कोण ए कोण के बराबर हो जाए। देख रहे हैं, लिखे कोण पी बराबर कोण ए, ऐसे हम लिखे मतलब क्या लिखे हैं, कोण लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलेंगे। ऐसे जो लिखे हैं ऐसे पी लिख दिए, कोण पी बराबर कोण ए। ये क्या लिख रहे हैं हम, एंगल लिख रहे हैं, कोण हिंदी में नहीं लिखेंगे, तो विरुद्ध का ऐसे लिखते हैं। अब कोण क्यू जो है कोण बी के बराबर है, देखो डबल वाला डबल के बराबर है, मतलब कोण क्यू जो है यहाँ पे इसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। और कोण आर, और आर जो है देखो 3 गोला के बराबर है, मतलब तीसरे के बराबर होगा। कोण आर ना कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाए। और क्या बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुजा बराबर। भुजा मतलब है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भुजा हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भुजा हो गया, हाई 3 भुजा हो गया। तो भुजा भी बराबर होना चाहिए और संगत साथ वाला, ये वाला, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। वही लिखा गया है कि क्यू बराबर ए बी, और क्यू जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। भाई आर क्यू आर, क्यू आर है क्या, आर है ये, क्यू आर जो है बी सी के बराबर होना चाहिए। भाई क्या है पी आर जो है ए सी के बराबर होना चाहिए, तब जाके आपको क्या होगा, ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज कब होगा, सर्वांगसम में कोण और भुजा सारा का सारा बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 5 के है तो ये भी 5 के होना चाहिए। अगर ये अगर 7 के दिया हुआ है तो ये भी 7 के होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है 10 का, ये भी 10 का होना चाहिए, तब जो है यह सर्वांगसम होगा, अदरवाइज सर्वांगसम नहीं होगा। समझे कि नहीं। हाँ समरूप हो सकता है, हालांकि 10th में समरूपता पढ़ना है और 9th में सर्वांगसमता पढ़ना है, लेकिन 10th में दूरी को मिक्स कर दिया है कहीं। समझे कि नहीं। आइए अगर यदि त्रिभुज ऐसे जब लिखे तो क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर अगर सर्वांगसम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पी क्यू आर अगर सर्वांगसम है ऐसे तो बराबर हो गया। त्रिभुज ए बी सी अगर सर्वांगसम लिखना है तो ऐसे ऊपर चिन्ह, ऐसे समरूप का चिन्ह देंगे, क्या क्या रहेगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। हई हटा दिए, इसको बोलेंगे समरूप, सिमिलर, अंग्रेजी में सिमिलर, हिंदी में समरूप। अगर बीच में बराबर लगा दिए तो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। जो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह अब सर्वांगसम अब कुछ और आपको इसमें सीखना है। अब सर्वांगसम के लिए कुछ कसौटी है, क्राइटेरिया है, उसको 5-6 है,
जो आपको 9th में भी काम आना है और मैट्रिक में भी काम आना है, उसको अगले दिन चलेंगे। ठीक है, इसके साथ सेशन खत्म करते हैं।